गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था पार्ट 2। ये हमारी राजस्व व्यवस्था की दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने मध्यकाल में राजस्थान में वसूल किए जाने वाले प्रमुख करों के बारे में बात की थी और इसी के साथ हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो अलग अलग प्रकार की भूमियां थी उन भूमियों के बारे में हमने बात करी थी, जैसे खालसा भूमि, जागीर, भौम भूमि। तो इन सब भूमियों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम जो प्रमुख कर निर्धारण की पद्धतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख राजस्व पद्धतियां, प्रमुख राजस्व पद्धतियां जो मध्यकाल में प्रमुख राजस्व पद्धतियां थी वो कौन कौन सी थी उसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राजस्व पद्धतियां या इसी को कर निर्धारण पद्धति भी कह सकते हैं, कर निर्धारण पद्धति। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मध्यकाल के अंदर कर निर्धारण करने की प्रमुख जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी थी। ठीक है, तो इसमें पहली पद्धति आ जाएगी लाटा या इसी को कह दिया जाता है बटाई, लाटा या बटाई। ठीक है, ये कर निर्धारण की एक पद्धति थी। अगर फसल तैयार कर ली गई है, फसल काट ली गई है खेत से और काटी गई फसल के ऊपर जब कर का निर्धारण किया जाता है तो ऐसी कर पद्धति क्या कहलाती है, लाटा या इसी को कह दिया जाता है बटाई। ठीक है, तैयार फसल, तैयार फसल मतलब खेत से जो काट ली गई हो, तैयार फसल की, तैयार फसल का कर निर्धारण करना क्या कहलाता है, लाटा या बटाई कहलाता है। ठीक है, खेत में फसल तैयार है, उसकी कटाई कर ली गई है और कटाई करने के बाद में उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वही क्या कहलाता था, लाटा या उसी को कह दिया जाता था बटाई। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कुंता। कुंता क्या होता है, तो देखो खेत में फसल अभी तैयार खड़ी है, काटी नहीं गई है, खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निर्धारण करना क्या कहलाता था, कुंता कहलाता था। ठीक है, खेत में खड़ी फसल, खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर, खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निर्धारण करने की पद्धति। ठीक है, इसी को क्या कह दिया जाता था, इसी को ही कुंता कह दिया जाता था। लाटा और कुंता दोनों साथ में आते हैं। मोटा मोटा याद रखो कि काटी गई फसल का कर निर्धारण करना तो क्या कहलाता है, लाटा कहलाता है, और खेत में खड़ी फसल है, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, कुंता कहलाता है। ठीक है, कुंता से मिलता जुलता एक और आपको कर निर्धारण की पद्धति मिलती है जिसका नाम है काकड़ कुंता, काकड़ कुंता। ठीक है, नाम अलग है बाकी सेम वही चीज है। खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निर्धारण करना ही क्या कहलाता था, काकड़ कुंता कहलाता था। ठीक है, खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कर निर्धारण, अनुमान लगाकर कर निर्धारण करना वो क्या कहलाएगा, काकड़ या कुंता कहलाएगा। ठीक है, काकड़ या कुंता के बाद में जो नेक्स्ट कर निर्धारण की पद्धति आती है उसका नाम है मुकाता। मुकाता, मुकाता क्या था, तो एक साल के लिए, पूरे के पूरे साल के लिए एक मुश्त कर ले लेना। ठीक है, वही क्या कहलाता था, मुकाता कहलाता था। ठीक है, खेत पर एक मुश्त, खेत पर एक मुश्त कर का निर्धारण, एक मुश्त कर का निर्धारण। ठीक है,
अब ये एक मुश्त कर का निर्धारण कितने समय के लिए होता था? तो 1 साल के लिए। ठीक है, साल भर का मतलब 1 साल का पूरा एक साथ ही टैक्स ले लेना क्या कहलाता था? मुकाता कहलाता था। ठीक है, मुकाता के बाद में 5th नंबर पे आपको ध्यान में रखना है डोरी या जाप्ता। ठीक है, डोरी या इसी को कह दिया जाता है जाप्ता। जाप्ता, डोरी या जाप्ता क्या होता था? तो देखो, डोरी की सहायता से खेत को नापा जाता था और उसी हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, तो उसी को क्या कह दिया जाता था? डोरी या जाप्ता कह दिया जाता था। ठीक है, डोरी की सहायता से, डोरी की सहायता से खेत को माप कर निर्धारण की पद्धति, कर निर्धारण की पद्धति। ठीक है, इसको क्या कह दिया जाता था? तो इसको डोरी या जाप्ता कह दिया जाता था। ठीक है, अगली जो कर निर्धारण की पद्धति है उसका नाम है भीत की भांच। ठीक है, भीत की भांच ये कर निर्धारण की पद्धति बीकानेर रियासत में चला करती थी। तो नेक्स्ट पद्धति हो जाएगी भीत की भांच, नंबर 6। नंबर 6 हो जाएगी भीत की भांच। भीत की भांच, भीत की भांच जो है इसमें बस इतना ही याद रखना, बीकानेर रियासत में प्रचलित कर निर्धारण पद्धति। ठीक है, भीत की भांच के बाद में आपको अगला याद रखना है बिछोड़ी। बिछोड़ी, बिछोड़ी क्या है? तो बिछोड़ी भी एक कर निर्धारण की पद्धति है। मारवाड़ और बीकानेर रियासत में यह प्रचलित थी। प्रति बीघा भूमि के हिसाब से कर का निर्धारण करना ही बिछोड़ी कहलाता था। ठीक है, प्रति बीघा के हिसाब से कर का निर्धारण क्या कहलाता था? बिछोड़ी कहलाता था। दूसरी बात इसमें ध्यान रख लेना, बीकानेर प्लस मारवाड़ रियासत में प्रचलित। ठीक है, बीकानेर और मारवाड़ रियासत में ये पद्धति प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके बाद में ध्यान रखना है अडसट्टा। अडसट्टा, अडसट्टा क्या है? तो इसको इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। अडसट्टा जो है ये एक कर निर्धारण की पद्धति थी और जयपुर रियासत में ये प्रचलित थी। ठीक है, जयपुर रियासत में भूमियों के रिकॉर्ड जो कहलाते थे वो अडसट्टा कहलाते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर प्रचलित थी? जयपुर में प्रचलित थी। भूमियों के जो रिकॉर्ड है उनको ही अडसट्टा कहा जाता था। ठीक है, जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में भूमि संबंधी रिकॉर्ड, जयपुर रियासत में भूमि संबंधी रिकॉर्ड अडसट्टा कहलाते थे। अडसट्टा कहलाते थे। ठीक है, इनमें भूमि तथा कृषि उपज का रिकॉर्ड होता था। कृषि उपज का रिकॉर्ड होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको 9 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है तजकीरा या खसरा। तजकीरा या खसरा, तो तजकीरा या खसरा क्या होते थे? तो ये भी भूमि संबंधी
विवरण होते थे। भूमि संबंधी विवरण कह दो या भूमि संबंधी रिकॉर्ड कह दो। तो इसमें भी क्या होता था, खसरा आप लोग जानते हो आज भी चलता है। खसरे का मतलब क्या हो गया, भूमि का रिकॉर्ड। तो उस जमाने में भी तजकीरा या खसरा कहा जाता था। और इसमें क्या होता था, तो इसमें भूमि संबंधी विवरण होते थे या भूमि संबंधी इसमें रिकॉर्ड हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है खरीता। खरीता क्या होता था, तो एक राजा के द्वारा दूसरा राजा को लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता था, खरीता कहलाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 10 नंबर खरीता। 10 नंबर पे आ जाएगा खरीता। खरीता क्या हुआ, तो एक राजा का दूसरे राजा से पत्र व्यवहार। एक राजा का दूसरे राजा से पत्र व्यवहार क्या कहलाता था, खरीता कहलाता था। ठीक है, खरीता के बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है सनद। सनद क्या होता था, तो सनद एक आदेश पत्र होता था जो मुगल बादशाह के द्वारा अपने अधीनस्थ राजा को जारी किया जाता था। ठीक है, यह एक स्वीकृति पत्र, यह एक स्वीकृति पत्र होता था जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करता था, जागीर प्रदान करता था। तो उसको क्या कह दिया जाता था, उसको सनद कह दिया जाता था। सनद के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है फरमान। फरमान, फरमान क्या होता था, तो मुगलों द्वारा जारी आदेश पत्र, उसी को क्या कह दिया जाता था, फरमान कह दिया जाता था। ठीक है, तो मुगल बादशाहों द्वारा जारी आदेश पत्र। तो मुगल बादशाहों के द्वारा जो जारी आदेश पत्र होते हैं, उन्हीं आदेश पत्रों को क्या कह दिया जाता था, फरमान कह दिया जाता था। ठीक है, फरमान के बाद में आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है दान। नंबर 13 पे आपको ध्यान में रखना है दान। दान क्या होता था, तो देखो दान जो होता था वो अगर कोई दूसरे राज्य से पशु आया है बिक्री के लिए, तो उन पशुओं के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, उसी को क्या कहा जाता था, दान कहा जाता था। ठीक है, दूसरे राज्यों से आने वाले पशुओं पर लगने वाला कर। ठीक है, दूसरे राज्यों से आने वाले पशुओं पर लगने वाला कर क्या कहलाता था, दान कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर स्टार बनाकर आप लिख लेना कि दान एवं शुल्क, दान एवं शुल्क आयात निर्यात कर होता था, आयात निर्यात कर होता था। इससे पहले फर्स्ट वाली क्लास के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा था, दान व शुल्क मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था, वहां समझाया था। तो अगर और डीपली देखना है तो इससे पहले वाली क्लास आप जाकर देख लीजिए, सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर क्लास में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो दान आपको ध्यान में रखना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले पशुओं पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता था, दान कहलाता था। ठीक है, यहीं पर आप एक वर्ड और ध्यान रख लेना, खान सामा। खान सामा, खान सामा कौन होता था, तो देखो जो शाही दरबार होता था या राजा रजवाड़े होते थे, इनके लिए बाजार से वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने वाला व्यक्ति कौन होता था, तो वही व्यक्ति कहलाता था खान सामा। ठीक है, राजकीय
विभागों के लिए, राजकीय विभागों के लिए वस्तुओं की खरीद करने वाला, वस्तुओं की खरीद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? खानसामा कहलाता था। कई जगह खानसामा का मतलब आपको जो रसोईया नहीं होता, सेफ बोल देते हैं, सेफ भी बताया गया है, लेकिन खानसामा राजस्थान में, मध्यकालीन राजस्थान में खानसामा का मतलब हो जाएगा राजकीय विभागों के लिए वस्तुओं की खरीद करने वाला। भाई इतना बड़ा महल होता है, महल में तरह तरह की वस्तुएं चाहिए, तो वो वस्तुएं कौन खरीद के लाता था? तो वो वस्तुएं खानसामा खरीद के लाता था। ठीक है, खानसामा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है नकारा। नकारा एक तरह का निशान होता था, ठीक है, एक पत्र होता था, उसके साथ में मुगल बादशाह एक मोहर भी दिया जाता था, मोहर भी देता था, और इसी को क्या कहा जाता था? नकारा निशान कहा जाता था। तो थोड़ा बहुत नकारा के बारे में भी आप लोग ध्यान में रख लो। ठीक है, नंबर 15, 14 के बाद में 15 नंबर, 15 नंबर आपको ध्यान में रखना है। निशान। निशान क्या होता था? तो अपने मनसबदार को, अपने मनसबदार को आदेश पत्र के साथ, आदेश पत्र के साथ, मनसबदार कौन होते थे? तो मनसबदार आप लोग समझ लो, वही सामंत जो हुआ करते थे, सामंतों को ही मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, सामंत हम पढ़ चुके हैं, सामंतों की क्लास मैंने डाल दी है। ठीक है, तो उन सामंतों को ही मुगल दरबार में क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, तो अपने मनसबदार को आदेश पत्र के साथ दी जाने वाली मुहर, उसी को क्या कह दिया जाता था? निशान कह दिया जाता था। ठीक है, या इसी को ही नक्कारा निशान कह दिया जाता था। ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में निशान के बाद में आपको ध्यान रखना है परवाना। परवाना क्या होता था? तो परवाना जो होता था वो एक राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को, यानी कि अपने सामंतों वगैरह को जारी किया गया आदेश पत्र क्या कहलाता था? परवाना कहलाता था। ठीक है, महाराज द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी आदेश पत्र। ठीक है, अपना अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब इसके अधीन कोई राजा हो सकता है, इसके अधीन कोई सामंत हो सकता है, ठीक है, कोई जागीरदार हो सकता है, तो उनको अपने अधीनस्थ को जब भी कोई आदेश पत्र जारी किया जाता था तो उसी आदेश पत्र को परवाना कहा जाता था। परवाना के बाद में आपको ध्यान रखना है ताजीम। ताजीम क्या होता था? तो ताजीम की जो पद्धति है ये चलती थी मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में जब प्रथम श्रेणी के सामंत दरबार में आते थे तो मेवाड़ का महाराणा खड़ा होकर उनका अभिवादन करता था, और इसी को ही क्या कहा जाता था? ताजीम कहा जाता था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। नंबर 17 पर आ जाएगा ताजीम। ताजीम, ताजीम कहां चलता था? मेवाड़ में चलता था। ठीक है, तो याद रखना है ताजीम। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत जब दरबार में उपस्थित होते थे, जब दरबार में उपस्थित होते थे तब मेवाड़ महाराणा उनका खड़े होकर अभिवादन करते थे, खड़े होकर अभिवादन करते थे। इसे ताजीम कहा जाता था।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे ताजिम कहा जाता था। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है ठेकेदारी, इजारेदारी या मुकादेदारी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आपको ध्यान में रखना है पद्धति? नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है ठेकेदारी, इजारेदारी या मुकातेदारी। मुकातेदारी क्या होता था ये? तो देखो, राज्य किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित रकम के बदले कर वसूल करने का अधिकार दे देता था। इसी को ही क्या कहा जाता था? इसी को ही ठेकेदारी, इजारेदारी या मुकातेदारी कहा जाता था। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? इसका डेफिनेशन हो जाएगी, राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को, राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए निश्चित रकम के बदले, निश्चित अवधि के लिए निश्चित रकम के बदले कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है, और इस तरह की पद्धति क्या कहलाती थी? इस तरह की पद्धति कहलाती थी ठेकेदारी, इजारेदारी या मुकातेदारी कहलाती थी। ठीक है, लास्ट हमको इसमें ध्यान में रखना है इनाम। इनाम क्या होता था? तो राज्य की सेवा के बदले जो राज्य से हमें जागीर प्राप्त होती थी उसी को ही क्या कह दिया जाता था? इनाम कह दिया जाता था। ठीक है, तो नंबर 19 आपको याद में रखना है इनाम। नंबर 19 पे क्या हो गया? इनाम। इनाम, इनाम क्या होता था? तो राज्य की सेवा के बदले प्राप्त कर युक्त जमीन, कर युक्त जमीन। ठीक है, इस जमीन पर क्या होता था? टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। कर मुक्त नहीं होती थी, कर युक्त होती थी, टैक्स इसमें लिया जाता था। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जिसको ये जमीन मिलती थी वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था इनामदार। तो इनामदार इस जमीन को बेच नहीं सकता था। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि इनामदार इस भूमि को बेच नहीं सकता था, बेच नहीं सकता था। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखनी है कि यह भूमि वंशानुगत होती थी। वंशानुगत होती थी का मतलब यह है कि इनामदार की मृत्यु हो गई तो उसके जो घर वाले हैं, उसके पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनके नाम पर यह जमीन ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और मान लो कि इनामदार का उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, या इसके कोई संतान नहीं है, तो ये राज्य भूमि वापस राज्य के द्वारा ले ली जाती थी। ये भी बात आप थोड़ी सी यहां पर ध्यान रख लेना। ठीक है, उत्तराधिकारी न होने पर भूमि पुनः राज्य द्वारा ले ली जाती थी। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख बातें हो गई राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो राजस्व व्यवस्था की पहली और दूसरी ये दोनों क्लास आप लोग आराम से पढ़ लेना, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। न तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, न आपको कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत है, केवल इसी को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको देखो इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको अंगुलियों पे आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे, गारंटी है 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर जो सिलेबस करवाया जाएगा उसी में से ही आएगा। ठीक है, तो अन्य कोई किताब को ना पढ़िए, केवल नोट्स को पढ़ लीजिए, यही आपके लिए इनफ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज वो कृपया करके इस जो वीडियो है, चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, बाय बाय।